Hello, dear aspirants. Welcome to the online platform Akar IAS. I am Vivek Parmar, and today we'll discuss about some important foreign invasions which took place during the pre-Mauryan period, especially in the age of Mahajanpat or later in the post-Vedic period, or we can say it pre-Mauryan period. Two important foreign invasions took place in the name of Iranian or Persian Empire and Macedonian Empire. Or Macedonian is actually in Europe. So we can say the Greek invaders also invaded India. So these two important invasions are very important from our mains and prelims perspective, because frequently questions can be asked in your examination related to 3 marker, 5 marker, 11 marker, or in terms of MCQs. So these are very important topic. Before the establishment of a strong empire in India, that is Mauryan Empire, we have to discuss about these two important invasions and also the impact of these invasions in ancient India. And its legacy can also be seen in nowadays also and in later medieval or modern history. So these are very important from exam point of view. So let's have a look on foreign invasions. देखिए एग्जाम में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आती है, कभी कभी सीधे स्ट्रेट फॉरवर्ड पूछ ली जाती है कि सबसे पहले इंडिया पे इन्वेड करने वाला फॉरेन इन्वेडर कौन था. दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन व्हिच कैन बी आस्क्ड इन एग्जामिनेशन. द फर्स्ट फॉरेन इन्वेडर who invaded India was, प्लीज याद रखिएगा, तो that the name was Cyrus I. ये पहले ही मैं बता दूं ईरानियन. अच्छा एक बात पहले मैं क्लियर कर दूं, बार बार हम लोग एक वर्ड बोलेंगे पर्शियन, तो पर्शिया was the earlier name of Iran. The country which is now known as Iran, that is situated in the western part of Asia, in the western डायरेक्शन ऑफ इंडिया. इंडिया के वेस्ट में स्थित है, अभी मैं पूरा मैप से बताऊंगा. तो दैट ईरान वाज नोन एज पर्शिया इन एंशिएंट हिस्ट्री. क्लियर? तो whenever I say Persian invasion, that means I'm talking about the Iranian invasion. Now the second and most important thing is Macedonia. So Macedonia is actually a country now, and it was mainly the Greek Federation at that time. So whenever I say Macedonian invasion, that means I'm talking about the Greek invasion. तो ग्रीक और ईरानियन के रूप में भारत पर आक्रमण हुए एंशिएंट इंडिया में. बट द फर्स्ट वन वाज मेनली द फर्स्ट वन वाज पर्शिया. दैट मींस फर्स्ट इन्वेजन टुक प्लेस फ्रॉम पर्शिया और इरानियन इन्वेजन. तो ये क्रोनोलॉजी भी आपको समझना पड़ेगा. क्वेश्चन पूछे जाते हैं इंडिया पे इन्वेड करने वाले सबसे पहले कौन से इन्वेडर थे, तो आंसर होगा पर्शियन इन्वेडर. और उसी पर्शिया का एक राजा था साइरस वन, अकमेनियन डायनेस्टी का, उसने भारत पर आक्रमण किया. तो पहला एक क्वेश्चन याद रखिएगा, पर्शियन वर द फर्स्ट इन्वेडर इन इंडिया इन एंशिएंट हिस्ट्री. क्लियर? तो सबसे पहले देखिए हमारे मन में एक क्वेश्चन आता है मेंस में, व्हाई दे इन्वेडेड एक्चुअली, why countries invade on another country, why they want to create instability and uncertainty in the world. क्यों होता है कि एक देश दूसरे देश पर आक्रमण करता है, और ऐसे क्वेश्चंस मेंस में पूछे जाते हैं. तो द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन व्हिच कम्स टू आवर माइंड इज, व्हाट वर द रीजंस बिहाइंड द इन्वेजन ऑफ पर्शियन इन्वेजन एंड आल्सो मैसेडोनियन इन्वेजन. एक एक दो रीजन बदलेंगे, बाकी दो तीन रीजन ऐसे हैं जो बड़े कॉमन होंगे थ्रू आउट द एंशिएंट, मिडिवल और मॉडर्न हिस्ट्री. दीज रीजंस आर वेरी कॉमन, और एक दो जो इमीडिएट रीजंस होते हैं वो बदल जाते हैं. तो द वेरी फर्स्ट याद रखिएगा, ये 5 नंबर में आपको सीधे मिलेगा क्वेश्चन. क्वेश्चन क्या है, व्हाट वर द रीजंस बिहाइंड द फॉरेन इन्वेजन ड्यूरिंग दिस पर्टिकुलर टाइम. In this manner also the question can be asked, what were the reasons behind the Persian invasion in the pre-Mauryan period or in ancient history, or what were the reasons behind the invasion by Alexander III that was known as सिकंदर. उसके आक्रमण के क्या कारण थे. तो पहले हम लोग देखते हैं रीजंस क्या थे. तो द वेरी फर्स्ट रीजन इज द स्कैर्सिटी ऑफ देयर रिसोर्सेस एंड आल्सो द ग्रेट वेल्थ ऑफ इंडिया टेम्प्टेड देम टू इन्वेड. सबसे पहली चीज देखो, कोई भी अगर एक एग्जांपल से चले, मान लीजिए ये 2 टेरिटरीज हैं, देयर आर 2 टेरिटरीज. सपोज दिस इज अ इन्वेडिंग टेरिटरीज एंड ये जो इन्वेडर है दैट इन्वेडेड दिस पर्टिकुलर कंट्री. तो हम यहां ले लेते हैं फिलहाल के लिए इंडिया. तो क्यों ये पर्शिया, और मान लीजिए ये पर्शियन टेरिटरी है, or we can say it was Macedonian territory. So why they invaded India? So the very first thing is scarcity of their resources. That means if they are deficient in the resources, so they needed more. कुछ लोग होते हैं ना जैसे लालच, ग्रीड जिसको हम कहते हैं, and it was the period of expansion. लोग एक दूसरे की टेरिटरी पे आक्रमण कर रहे थे. क्यों? उसका सबसे बड़ा कारण है scarcity of their own resources. खुद के यहाँ रिसोर्सेस की कमी. तो उस रिसोर्सेस की कमी के कारण क्या है, they want more resources for their flourishment and for their process or for their development.
So they invaded different territories to acquire the booty which was captured during the war. कहीं भी आक्रमण करेंगे तो उनका सरकारी खजाना, वहां से रिसोर्सेस और भी जितना वैल्यूएबल चीज होगा वो लूट कर लाएंगे. तो एक तो होता है स्केर्सिटी ऑफ देयर ओन रिसोर्सेस, उनके यहाँ रिसोर्सेस की कमी. दूसरा इसका ऑपोजिट, द रिचनेस ऑफ इंडिया टेम्पटेड देम और वेटेड देयर ग्रीड. What does it mean whetted their greed? उनके लालच को और ज्यादा बढ़ाया रिच रिसोर्सेस कंट्री ने. मान लीजिए there are 3 countries around this particular invading country. तो ये क्या कोशिश करेंगे, जो सबसे रिच रिसोर्सेस वाला होगा सबसे पहले वहां आक्रमण करने की कोशिश करेंगे. तो why India became their main target? Because it was very rich in natural resources as well as various other things. तो ये एक दूसरा कारण बना. India's rich resources also became one reason behind attracting or tempting the invaders. Now there is another important reason. The third reason is their ambitious or aggressive policies, ambitious nature and aggressive policies. जैसे हम सिकंदर अलेक्जेंडर की बात करें तो अलेक्जेंडर was highly ambitious in nature and he actually wanted to conquer the world. कहते हैं ना world conquest, विश्व विजेता बनने का सपना था उसका, उसकी बहुत बड़ी महत्वाकांक्षा थी. तो their ambitious nature also, it should be included in one reason behind their raids. तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट कारण है उसको विश्व विजेता बनने का महत्वाकांक्षी होना. तो हाईली एम्बिशियस नेचर ऑफ साइरस वन एंड अलेक्जेंडर. क्लियर फंडा. एक और इंपॉर्टेंट चीज हम बताते हैं आपको, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जब हम कहें कि ये इतने सारे रीजन है पर एक रीजन फिर भी और बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि मान लीजिए ये कंट्री है एंड सपोज दिस इज द पाथ टू इन्वेड, है ना. जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम इंडिया की बात करें तो ये इन्वेडिंग कंट्री है. तो इन्वेडिंग कंट्री हमेशा एक ऐसे क्षेत्र में इन्वेड करना चाहेगी जहां से उसको ज्यादा रेजिस्टेंट नहीं मिले. रेजिस्टेंस, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रीजन बिहाइंड द इन्वेजन फ्रॉम दिस पर्टिकुलर पार्ट एज वेल. कोई भी आक्रमण करेगा तो वो चाहेगा कि यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग किंगडम नहीं होना चाहिए. अगर वो स्ट्रॉन्ग किंगडम हुआ तो दे कुड अपोज देम, वो उसको अपोज कर सकता है एंड माइट बी द कैंपेन प्रूव टू बी फैटल फॉर हिम. वो हो सकता है फैटल हो जाए या फेलियर हो जाए उसका. तो जो नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ इंडिया था दैट वाज एक्चुअली इनहैबिटेड बाय द स्मॉल प्रिंसिपैलिटीज. एक्चुअली इट वाज नॉट इनहैबिटेड बाय अ स्ट्रॉन्ग किंगडम. यहाँ पर कोई एक स्ट्रॉन्ग किंगडम नहीं था जैसे मगध में बहुत बड़ा किंगडम था. यहाँ पर छोटे छोटे प्रिंसिपैलिटीज थी लाइक कंबोजास, गांधार, तक्षशिला, और ट्राइबल टेरिटरीज थी कई सारी, और डेंस फॉरेस्ट थे. तो वहां छोटे छोटे ट्राइबल्स के ग्रुप ऑर्गेनाइज थे. तो कोई भी इन्वेडर सोचता है, क्योंकि एक प्लानिंग करता है वो, तो वो सोचता है कि ये छोटी छोटी प्रिंसिपलिटी से इजीली वन बाय वन वी कैन डिफीट देम. So this was also the one reason behind the invading from the northwest part of India and also which tempted them to invade. Because कोई भी अगर सोचेगा और वो कैलकुलेट करेगा तो उसके कैलकुलेशन में ये चलेगा कि their smaller principalities are there, so we can easily defeat and will continue our campaign towards the further in India. So these 4 reasons were very important because of which foreign invaders invaded India. क्लियर. एक और चीज मैं बहुत इंपॉर्टेंट बता रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट. मैक्सिमम इन्वेडर्स इन्वेडेड इंडिया टू द नॉर्थ वेस्ट पार्ट. चलिए थोड़ा सा इसको एक मैप से समझ सकते हैं. पॉलिटिकल डिसयूनिटी था जहां पर, जैसे फॉर एग्जांपल हम ये एक मिनट पास की बात करें, ये एक और बहुत अच्छी चीज है कि ये जैसे इंडिया है, हमारा प्यारा भारत देश, ये इंडिया है ना, ये इंडिया. तो अब एक चीज और देखें कि मैक्सिमम जो लोग थे, मैक्सिमम जो इन्वेजन्स हुए वो नॉर्थ वेस्ट पार्ट से हुए. ठीक है, ये पूरा आपका इंडिया है ये, और ये है हमारा पूरा नॉर्थ वेस्ट पार्ट. तो व्हाई एक्चुअली another question I can say, this can be asked in examination, why the maximum invasions took place from this particular part of India only? This is the northwest part actually. तो नॉर्थवेस्ट पार्ट से क्यों हुआ, है ना. सपोज अगर ये इंडिया है तो ये आपका वेस्टर्न पोर्शन से हो सकता है, सदर्न पोर्शन से हो सकता है, ईस्टर्न पोर्शन से हो सकता है, ठीक है, नॉर्दर्न पोर्शन से हो सकता है. तो ये नॉर्दर्न पोर्शन, ईस्टर्न पोर्शन, वेस्टर्न पोर्शन, सदर्न से ना होते हुए ये नॉर्थ वेस्ट ही क्यों हुआ? दिस इज अगेन अ क्वेश्चन व्हिच कैन बी इन योर एग्जामिनेशन. पूछा जा सकता है बिल्कुल ये. तो याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अलेक्जेंडर भी इधर से ही, साइरस वन भी इधर से ही, आगे देखेंगे तो बाबर भी इधर से आएगा, कनिष्क भी इधर से ही आएगा, फिर इंडो सीथियंस भी इधर से आएंगे, इंडो ग्रीक्स भी इधर से ही आएंगे. तो ऐसा क्यों हुआ कि मैक्सिमम लोग यहां से आए? There is a very important thing behind that, very important concept behind that. See, the very first thing is India is a peninsula. Peninsula means the western part is surrounded by water, that is Arabian Sea. The southern part is also surrounded by water, that is Indian Ocean. And Arabian Sea and Bay of Bengal are the branches or two hands of Indian Ocean. The eastern part is also surrounded by Bay of Bengal. So India is surrounded from 3 sides by water. And that time the war through the water, that was very difficult because that time they did not have a strong navies.
इतनी the physiography of India that is in the peninsular term saved India from three sides of water or make less chances for the invader to invade from these sides. ये तीन साइड से तो थोड़ा सा डिस्करेज कर दिया इन्वेडर को। उसका कारण है नेविगेशन उस समय इसके लिए मुश्किल था। ये हम मॉडर्न हिस्ट्री जब पढ़ेंगे, मिडिवल और मॉडर्न का ट्रांजिशन फेज, तब देखेंगे नेविगेशन कैसे इतना सफल हुआ। अब बात करते हैं अगर हम नॉर्थ से क्यों नहीं आए, तो नॉर्थ से क्यों आएंगे? हिमालय, द ग्रेट प्रोटेक्टर, द नेचुरल प्रोटेक्टर और बैरियर फॉर द इन्वेडर एंड प्रोटेक्टर फॉर अस। क्योंकि इतनी ऊंची ऊंची पीक्स, दुनिया की टॉप 10 हाईएस्ट पीक इसी में है। अब इतनी ऊंची चोटी को चढ़ के कोई आएगा उतरेगा बहुत मुश्किल है, और इतनी बड़ी सेना। तो एक नॉर्थ ने भी हमें, हिमालय ने बचा लिया, नेचुरल बैरियर प्रूफ हो गया वो। नाउ विच साइड इज रिमेनिंग फॉर द इन्वेडर? ओनली द नॉर्थ वेस्ट पार्ट इज रिमेन. So we can say the peninsular nature of India and also the Himalaya, standing of Himalaya in the northern, these conditions made northwest part vulnerable for the foreign invader. जिसे मान लीजिए एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए आज के डिजिटल जमाने में कोई भी एक टीफ है, अगर वो एक घर की तरफ जाता है, चोर जिसको हम कहते हैं, वो मान लीजिए वहां उसको बाहर कैमरा दिखता है, तो फिर वो सोचता थोड़ा सा रिस्क नहीं लेते हैं, कहीं और जाते हैं। तो ये रिस्की जगह है ना यहाँ उसके लिए। एक एग्जांपल दे रहा हूं कि these things were safe in comparison to the northwest part, so they invaded, या they choose this particular place. क्लियर? एक कारण तो हो गया ये। दूसरा कारण है, आपको दिख रहा होगा ये इस तरफ मेरे राइट हैंड साइड में देखिएगा, इट इज एक्चुअली कॉल्ड अ पास, है ना। जब आप देखते हैं कोई भी ग्लेशियर अगर काटता है दोनों तरफ से, तो धीरे धीरे वहां गैप बनने लग जाता है और उसमें से लोग आ जा सकते हैं एक तरफ से दूसरी तरफ। तो जो नॉर्थ वेस्ट पार्ट है, यहाँ पर स्पेशली जो माउंटेन एरिया है, और खास करके अगर मैं कहूं तो हिंदू कुश जो माउंटेन है, देयर आर सेवरल पासेस इन द हिंदू कुश माउंटेन। उस हिंदू कुश माउंटेन के अंदर बहुत सारे पासेस हैं। और पासेस क्या होता है? जहां से लोग अननोटिस होकर जा सकते हैं, क्योंकि नॉर्थ वेस्ट पार्ट में इंडिया के कोई इतना स्ट्रांग एम्पायर नहीं है कि उसने अपनी सारी फोर्सेस यहां निगरानी के लिए लगा दी हो। और इतने सारे पासेस में कितनी फोर्स लगेगी? फिर वॉर कैसे करेंगे, आगे कैंपेन कैसे करेंगे? तो इतनी फोर्सेस भी उस समय के लोग नहीं लगा सकते थे, इतना डेवलपमेंट नहीं था, इतना फोरसाइटेडनेस भी नहीं था। तो दीज पासेस प्रोवाइड अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी, और दीज पासेस प्रोवाइड एन एनकरेजमेंट फॉर द इन्वेजन थ्रू द नॉर्थ वेस्ट पार्ट, क्योंकि पासेस में अननोटिस होके जा सकते हैं आप। तो ये एक एज प्रोवाइड करता है फॉरेन इन्वेडर को। तो अगेन इट इज ऑल्सो द वन रीजन। ये देखिए इस तरह के पासेस होते हैं, यहां से अननोटिस होके और ऐसा एक पास हो तो ठीक है, फोर्स लगा दो। देयर आर सो मेनी पासेस इन द हिंदू कुश माउंटेन, हाउ मच फोर्स यू डिप्लॉय टू प्रोटेक्ट देम? तो दिस इज अनदर इंपॉर्टेंट थिंग which you need to keep in your mind. These are very good reasons why, actually, because this is not the answer of this particular lecture only, or for Iranian or Macedonian only. It will work for you till the ancient, medieval and modern history. कभी भी इधर से आएंगे तो ये दो तीन रीजन इसके बड़े कॉमन है। देयर आर सो मेनी पासेस इन दिस पर्टिकुलर पार्ट थ्रू विच द इन्वेडर्स कुड इन्वेड विदाउट गेट नोटिस्ड, विदाउट एनी नोटिस. Second one is the peninsular condition of India and the Himalaya in the northern. These protect these particular places and also made vulnerable the northwest part of Indian subcontinent. Clear? तीसरा एक चीज और बहुत इंपॉर्टेंट है, the political disunity of the northwest part. बिकॉज ईस्ट में मगध जैसी बहुत बड़ी डायनेस्टी है, साउथ तो अभी ज्यादा एक्सप्लोर नहीं था उस समय। तो जहां स्ट्रॉन्ग किंगडम होता है वहां से जनरली इन्वेड नहीं किया जाता है। कुछ होते हैं अलेक्जेंडर जैसे, जिनका मानना हो कि छोटी छोटी प्रिंसिपालिटी 1 by 1 से अच्छा है सीधे हम बड़े वाले एम्पायर को हरा दे। कुछ लोग होते हैं स्ट्रेटेजीज में से, बट लोग ये चाहते हैं कि ये पॉलिटिकल डिसयूनिटी वाला मामला है तो वी शुड इन्वेड फ्रॉम दिस पर्टिकुलर साइड ओनली। तो एक रीजन ये भी था। चौथा, दिस वाज द एरिया ऑफ डेंस फॉरेस्ट एट दैट टाइम। अब डेंस फॉरेस्ट होता है तो अगेन वही अननोटिस होके आप जा सकते हैं। Clear? So these were the reasons because of which only the foreign invader invaded through northwest part. Clear? चलिए वापस आते हैं हम लोग। तो सबसे इंपॉर्टेंट है प्रीमोरियन पीरियड में, है ना, ये जनरली अगर मैं बात करूं तो 558 BC से लेके, है ना, हालांकि फर्स्ट इन्वेडर तो हमारे यहाँ 516 में होगा, I should say 516 BC to 326 BC. This was the time period of these particular invasions. 516 in this particular year, Darius I actually invaded India. Darius I. Now Cyrus I was the first person who headed towards India, but actually in Indian territory, the first invader was Darius I, who was the successor of Cyrus I. And we'll study about that. But 516 is the year in which any foreign invader entered into Indian territory and captured that particular territory. And in 326, Alexander III, who was known as Sikandar in the Indian history, that also invaded India. So these were two important years, and between these
particular range of time the foreign invaders actually invaded India. So now you have answers of two questions. The very first is why foreign invaders invaded India. You have sufficient points to write in your examination, or please try to practice at your home of this particular question as of 5 marks. Now the second question is why they invaded through northwest part only. This also you can write in your examination. Clear? Yeah, invaders, ambitious nature and dream of world conquest, everything is written here. You can easily read it out. Now another very important thing is like it will be in this particular session and upcoming session also. In Alexander's case it will be there. The Khyber Pass, where it is actually, because Alexander also entered into India through this particular pass. So this looks like this particular in modern days, this is the Khyber Pass which you can see in your right image. ऐसे देख सकते हैं, ऐसे passes होते हैं, तो यहाँ से दो पहाड़ियों के बीच में ऐसा आराम से पास निकल जाएगा, खेबर पास. तो एग्जाम में 3 नंबर में या प्रीलिम्स में आ सकता है ना. एक बेसिक क्वेश्चन है, आगे हम डिस्कस करेंगे ही. थ्रू विच पास अलेक्जेंडर एक्चुअली एंटर्ड इनटू इंडिया, तो दैट आंसर इज द खेबर पास एंड इट इज इन विच माउंटेन रेंज, इट इज इन द हिंदू कुश माउंटेन रेंज. ठीक है, तो खेबर पास क्या करता है, थोड़ा ध्यान से अगर इस मैप को आप देख रहे हैं, सो दिस इज अवर लवली इंडिया, हमारा प्यारा भारत देश. इसके पास आप देखेंगे तो दिस इज पाकिस्तान विच वंस द पार्ट ऑफ द इंडिया बट नाउ इट इज अ सेपरेट कंट्री. बट ड्यूरिंग द एंशिएंट टाइम इट वाज आल्सो द इंटीग्रल पार्ट ऑफ, अच्छा दैट टाइम द कांसेप्ट ऑफ इंडिया वाज नॉट देयर. ऐसा नहीं था कि एक देश था, ये स्मॉलर प्रिंसिपैलिटीज थी, बट जैसे हम मॉडर्न डेज के हिसाब से चले तो इट वाज द पार्ट ऑफ इंडिया. इसके बाद ये कौन सा देश है, अफगानिस्तान. तो बहुत ध्यान से सुनिएगा, अफगानिस्तान में यहाँ पर एक जगह है काबुल, है ना. बहुत ध्यान से इस मैप को देखिएगा, कौन सी जगह है, काबुल. Clear? It is in Afghanistan. And here is one place that is known as Peshawar. Peshawar. And it is in Punjab. Clear? तो ये पंजाब में है, पेशावर, नॉर्दर्न पंजाब जो है. और पंजाब कौन सा, पाकिस्तान वाला. तो पाकिस्तान का जो नॉर्दर्न प्रोविंस है पंजाब, उस पंजाब के अंदर है ये पेशावर. सो ये पास से अगर आप निकल रहे हैं, एग्जैक्टली यहां पर है ये पास. ये पास अगर आप यहां से निकले तो खेबर पास से होकर आप सीधे पेशावर जा सकते हैं. That means it is the location, if you know about it, and if the army is not deployed by the rulers of India, so definitely the invader could enter from this particular place or via this particular place to Peshawar. मतलब काबुल वैली से अगर आप निकलोगे तो इस पास से घूमते हुए you can reach up to the Peshawar. आप पेशावर पहुंच सकते हो. मतलब you have entered into the Pakistan. That means that time it was considered the part of the जो अखंड भारत जिसको हम कहते हैं उसका पार्ट था. तो आराम से मतलब आप लोग इंडिया में एंटर कर गए. आपको यहाँ के ट्राइबल्स जो रूलर है वो मिल जाएंगे. तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. खेबर पास डायरेक्टली एग्जाम में आता है. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. इट इज हिंदू कुश माउंटेन रेंज एंड ऑल्सो इट कनेक्ट्स द काबुल टू पेशावर. और अलेक्जेंडर भी इसी रास्ते से भारत आया था. क्लियर? यहाँ पर एक रिवर मिलेगी आपको, मैं बना देता हूं. दिस पर्टिकुलर रिवर, ये एक रिवर है. दिस इज नोन एज इंडस रिवर. ये है इंडस रिवर. बस यही इंडस पर वो लिंगरिंग करता रहा, फिर आगे गया और आगे गया, लेकिन बाद में हम बताएंगे आपको कहां से आगे वो नहीं पहुंचा. पर इंडस रिवर जो है वो बिल्कुल यहां से इंडिया में लद्दाख से होते हुए पाकिस्तान से निकलते हैं, मिथानकोट से आपका अरेबियन सी में गिर जाती है. क्लियर? पर ये खेबर पास पढ़ लीजिएगा प्लीज, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, तो ये हमने रीजंस देख लिए, खेबर पास का एक लोकेशन देख लिया जो आगे काम आएगा. ये भी देख लिया पासेस क्या होता है, व्हाई दे इन्वेडेड थ्रू नॉर्थ वेस्ट पार्ट ओनली. नाउ रीजंस फॉर इन्वेजन थ्रू नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर ऑफ इंडिया, इट आल्सो आई हैव एक्सप्लेन्ड. Go through it. Now the first invasion was Persian invasion. Persian invasion. Persia is the older or ancient name of Iran country. So Persian invasion means the people who came from Iran and invaded India. So actually you should keep one dynasty's name in your mind. That is Achaemenian dynasty. Clear? Achaemenian dynasty. This is very important from your exam point of view. Achaemenian dynasty. Sometimes we think that this is the dynasty of Iran, so what is the need to study in that? But this is very important because the first invader on India, the first invader who invaded India, that belongs to this particular dynasty, that is Achaemenian dynasty. Clear? तो सबसे पहले बात करते हैं इस डायनेस्टी के फाउंडर की. Who was the Cyrus I? He actually founded this dynasty in 558 BC. If you know the connection of the particular person with the dynasty, so it will be easier to remind this particular thing in your mind. तो साइरस वन का नाम प्लीज याद रखिए, अगर एग्जाम में ऐसा प्रश्न आता है. भारत की तरफ रुख करने वाला पहला विदेशी कौन था? द फर्स्ट फॉरेन इन्वेडर हु हेडेड इंडिया और हु इन्वेडेड टुवर्ड्स इंडिया, तो दैट द नेम वाज साइरस वन एंड इट बिलोंग्स टू पर्शिया और ईरान. ही वाज अ पर्शियन इन्वेडर. तो इन 3 मार्क्स आल्सो इट कैन बी आस्क्ड.
वाई? बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ही इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, फर्स्ट फॉरेन इन्वेडर है, तो क्यों नहीं 3 नंबर में दे सकते हैं। अब 3 नंबर में आ जाएगा तो फिर वी शुड हैव सफिशिएंट डेटा about him. So the very first important data is he was a king of Achaemenian dynasty. It shows the knowledge or depth of knowledge of your about this particular thing. तो अगर साइरस वन के बारे में लिखना है तो पहले लिख दीजिए he belongs to, और सिंपल, he was the founder of the Achaemenian dynasty. जैसे हम मौर्यन, गुप्ता ऐसे पढ़ेंगे ना, ऐसे वहां की Achaemenian dynasty थी। ठीक है, इसके बारे में 2-3 जगह हमें चीजें लगेगा। जब हम कल्चरल इन्फ्लुएंस देखेंगे तो वहां भी इनकी जरूरत लगेगी, अशोक के पिलर पढ़ेंगे वहां भी इनकी जरूरत लगेगी। तो साइरस वन बिलोंग्ड टू द Achaemenian dynasty, और ही एग्जैक्टली द फाउंडर ऑफ Achaemenian dynasty. He was the founder of Achaemenian dynasty and he exactly founded this dynasty in 558 BC. From 558 he ruled till 530 BC. तो आज से लगभग 2700 साल पहले यह राजा हुआ करता था, और इसने भारत की तरफ आक्रमण किया, बट दिस कैंपेन वाज अनसक्सेसफुल फॉर हिम। ये कैंपेन इसका सक्सेसफुल नहीं हो पाया। फिर नेक्स्ट इसी डायनेस्टी का तीसरा राजा, द थर्ड रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी विच वाज डेरियस वन। ही वाज एक्चुअली द रूलर who entered into the Indian territories and defeated the king and also captured the area which was situated west of the Indus. So Darius I invaded India in 516 BC. This is a very very important fact for you to remind. In examination it can be asked in which year Darius I invaded India. So the correct answer is 516 BC. Please keep this particular year in your mind. It can be asked. Clear? अगर मैं थोड़ा सा इस मैप से चलूं, क्योंकि बिकॉज मैपिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट इन दैट। यहां अगर हम देखें तो ये वो जगह है, या इसमें आ जाते हैं इस मैप में, है ना, इस मैप में फिर से आ जाते हैं। ये देखिए, यहां से मैं वो नदी बना रहा हूं, ये है इंडिया, ठीक है, दिस इज इंडिया। तो ये एक रिवर है, यहां से मैं बना देता हूं दिस पर्टिकुलर रिवर, ये है आपकी इंडस रिवर। तो इंडस के वेस्ट वाला हिस्सा इसने जीता था, ये वाला। इंडस के ईस्ट में नहीं आया। प्लीज कीप दिस थिंग इन योर माइंड। द वेस्ट, द एरिया विच वाज सिचुएटेड वेस्ट ऑफ द इंडस, दैट वाज conquered by the Cyrus I and he made it as a province of the Achaemenian dynasty. इसको उसने Achaemenian dynasty का हिस्सा बना लिया, and it was called the 20th satrapy of the Achaemenian dynasty. 28th satrapy of the Achaemenian dynasty. What does it mean? 20th satrapy. Satrapy means state in the Achaemenian dynasty. So there were 28 satrapies. There were 28 satrapies in the Achaemenian dynasty. Achaemenian dynasty ईरान के 28 राज्य थे, उसमें से 20वें नंबर का जो स्टेट था वो यही था जो इसने जीता था, और which formed the part of Indian territory at that time. सो आपके प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में एक प्रश्न पूछ सकते हैं आपसे कि इंडिया का जो वेस्टर्न पार्ट था, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट विच इज सिचुएटेड टुवर्ड्स द वेस्ट ऑफ द इंडस, दैट पार्ट कंसिस्टेड ऑफ, और दैट पास फॉर्म्ड ऑफ विच पर्टिकुलर सत्रपी ऑफ इंडिया इरानियन एम्पायर। तो आपको बोलना है 20th सत्रपी पूछ सकते हैं। 28 राज्यों में 20वां राज्य था ये। क्लियर फंडा? तो ये कहां था? इट वॉज सिचुएटेड मेनली टुवर्ड्स द वेस्ट ऑफ द इंडस रिवर। क्लियर? तो Achaemenian एम्पायर के बारे में आपको सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज तो ये पता चल गई कि साइरस वन वाज द फर्स्ट पर्सन हु हेडेड टुवर्ड्स इंडिया, who was the founder of Achaemenian dynasty of Persia. Now the next important ruler was Darius I, who invaded India in 516 BC. Clear? And he actually defeated the Pushkar Sharain. राजा भी अगर आप चाहें तो याद रख सकते हैं, ठीक है। यहाँ लिखा हुआ है साइरस वन के बारे में, Achaemenian रूलर पढ़ा, बाकी डेटा भी आप लिख सकते हैं। इंपॉर्टेंट रूलर्स हु इन्वेडेड इंडिया, ना, प्लीज करेक्ट, मेक इट करेक्ट, हु इन्वेडेड इंडिया। कौन था वो? उसका नाम है डेरियस वन। In 516 BC, this is very important. He annexed Punjab, west of Indus and Sindh, है ना, वही एरिया जो मैंने बताया आपको अभी। ये देखिए, ये इंडस है, तो इसके वेस्ट वाला जो है पूरा पंजाब ये, और यहां पर है आपका पूरा का पूरा नीचे सिंध हिस्सा, ठीक है। तो नीचे वाला जो प्रोविंस होता है वो कौन सा है? पाकिस्तान का सिंध हिस्सा। तो ये पंजाब है, फिर इसके नीचे सिंध है, ठीक है, और ये बलूचिस्तान वाला एरिया है। तो ये पूरा हिस्सा कब्जे में किसके था? ये पूरा हिस्सा कब्जे में था डेरियस वन के, 20वां सत्रपी। एक और इंपॉर्टेंट चीज बताते हैं आपको इसके बारे में, यहां से जो इसको रेवेन्यू ज्यादा था, जैसे इन्होंने कब्जा कर लिया, अब ये हिस्से से जो रेवेन्यू जाएगा वो उसके सभी राज्यों में सबसे ज्यादा था। जैसे एक एरिया पे कब्जा किया, वहां अपने गवर्नर अपॉइंट कर दिए, वहां उनके ने अपनी आर्मी लगा दी, अब यहां से जितना भी रेवेन्यू आएगा वो सीधे कहां जाएगा?
वो ईरान जाएगा सीधे। तो ये जो रेवेन्यू ईरान जाता था, दैट प्रोड्यूस्ड अ ह्यूज पार्ट ऑफ हिज ओन रेवेन्यू। पूरे 28 राज्यों में सबसे ज्यादा रेवेन्यू यहां से जाता था। इट इज सेड दैट फ्रॉम हियर ही यूज्ड टू गेट 360 टैलेंट ऑफ गोल्ड डस्ट। 360 टैलेंट ऑफ गोल्ड डस्ट, गोल्ड डस्ट का 360 टैलेंट। अब ये टैलेंट क्या होता है? तो टैलेंट इज एट दैट टाइम द यूनिट ऑफ मास टू मेजर द गोल्ड। उस समय में ईरानियन भाषा में अगर मैं कहूं वहां की, तो टैलेंट जो होता है वो गोल्ड की एक यूनिट है, और कहते हैं कि इसमें बहुत सारा सोना आता था। आज अगर मैं बात करूं तो ये उस समय की करेंसी की बात करूं तो 1 मिलियन पाउंड स्टर्लिंग होता है ब्रिटिश के हिसाब से। 1 मिलियन पाउंड स्टर्लिंग, मतलब अगर हम कैलकुलेट करने की कोशिश करें कि आखिर कितना रेवेन्यू यहां से जाता होगा, तो 1 मिलियन पाउंड स्टर्लिंग का मतलब है 1 मिलियन मतलब 10 लाख पाउंड, 10 लाख पाउंड। और एक पाउंड में अगर 90 रुपया होता हो तो 900 लाख हो गया। एक पाउंड में अगर 90 होता हो तो कितना हो गया? 900 लाख, मतलब सिंपल 9 करोड़ रुपया। ठीक है, तो इतना यहां से रेवेन्यू मिलता था। तो आज उसकी वैल्यू कितनी होगी? उस समय इतनी थी। तो इट एक्चुअली फ्रेम द प्रॉस्परस पार्ट ऑफ द ईरानियन एम्पायर। ये ईरानियन एम्पायर का सबसे प्रॉस्परस पार्ट बन गया। तो क्यों छोड़ेंगे वो इसको? ठीक है, तो ये याद रखिएगा। फिर शुरू होती है लड़ाई दोनों देशों में, और अब देखिए धीरे धीरे आगे क्या होता है। हिस्ट्री इज वेरी इंपॉर्टेंट और बहुत इंटरेस्टिंग भी है, आपको काफी कुछ सीखने को मिलेगा। पर एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैंने बताई, इन एग्जामिनेशन इट कैन बी आस्क्ड हाउ मच रेवेन्यू एक्चुअली एक्मेनियन एम्पायर और डेरियस वन गॉट फ्रॉम इंडिया। तो द आंसर वुड बी 360 टैलेंट ऑफ गोल्ड डस्ट। क्लियर? तो दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। नाउ वी कैन से this particular thing we have already studied, the 28th satrapy, that means province of Iranian among 28. Now Xerxes one, he was Xerxes, Xerxes, Xerxes one, he was another important ruler who was the successor of the Darius one. कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है Xerxes के बारे में, तो लिख सकते, you can write it, Xerxes belonged to the Achaemenid dynasty and he actually was the son and successor of the Darius one. He also controlled that particular part which was situated into northwest part of India, that was situated in the western side of Indus River. One more thing which I can say about Xerxes, he employed a large number of Indians in his army. इसने अपनी आर्मी में कई सारे इंडियंस को भी अपनी आर्मी में इसने डिप्लॉय किया था, मतलब अपनी आर्मी में रिक्रूट किया था। तो he started actually to recruit the Indian persons or persons in his army. ये बहुत इंपॉर्टेंट है Xerxes के बारे में, प्लीज याद रखिएगा। ठीक है, तो ये होता है। एक और चीज इंपॉर्टेंट बताता हूं मैं आपको, फादर ऑफ हिस्ट्री। ये नाम याद रखिएगा कि ये इसी समय के हुए हैं, हीरोडोटस। ये ग्रीक है एंड ही वाज एक्चुअली द फादर ऑफ हिस्ट्री, है ना। हिस्ट्री जो सब्जेक्ट हम पढ़ रहे हैं, है ना, वैसे तो इट इज इम्पॉसिबल ऐसा कहना, लेकिन बट ही वाज द फर्स्ट पर्सन हु मेनली taught the world how to arrange the historical events in the chronological manner and how we should analyze about these events. ये सारा सिस्टमेटिक नॉलेज, उसका साइंटिफिक एनालिसिस सब इन्होंने करना सिखाया लोगों को। फादर ऑफ हिस्ट्री इसीलिए इनको कहते हैं, हु द हीरोडोटस। तो ये भी लगभग 484 के आसपास जन्म हुआ था, मतलब ये भी 5th सेंचुरी में ही थे, 5th सेंचुरी में। तो अगर 5th सेंचुरी में ये होंगे तो वही समय था जब आपका डेरियस वन का समय था। तो इन्होंने यहां से क्रोनोलॉजी बनाना स्टार्ट किया। ईरान के जितने भी ये जो इन्वेजन्स हैं इंपॉर्टेंट, या इनके एम्पायर के बारे में इन्होंने अपनी किताब में काफी लिखा है। इन्होंने ही तो ये लिखा है, इन्होंने भी इसको कॉर्पोरेट किया है कि द पार्ट विच वाज सिचुएटेड टुवर्ड द वेस्ट ऑफ द इंडस, it actually included in the Iranian provinces and it formed the 20th satrapy और 20th province among the 28 of Iran. इन्होंने भी कॉर्पोरेट किया है अपनी किताब में इसके बारे में। इसी किताब को पढ़ के तो अलेक्जेंडर को पता लगा था कि हमारे ईस्ट में, क्योंकि अगर इंडिया है तो इंडिया के वेस्ट में कौन है? ग्रीक। तो उनके हिसाब से इंडिया कहाँ हो गया? ईस्ट में। तो इसी किताब को पढ़ के पता चला उसको, अलेक्जेंडर को, कि इन द ईस्टर्न साइड ऑफ आवर कंट्री देयर इज अ वेरी प्रॉस्परस कंट्री और विच शुड बी इन्वेडेड, और बाद में उसने आक्रमण कर दिया। तो वी कैन से दिस वाज द वन सिग्निफिकेंस of Iranian invasion, that through the Iranians Greek came to be know actually about the wealth of India and it whetted their greed and as a result of this Alexander invaded India. क्योंकि उसको लगा कि इतना रिच रिसोर्सेज वाला इतना अमीर देश अगर है तो उसने इस पर आक्रमण किया रिसोर्सेज को लूटने के लिए और कंट्रोल करने के लिए। एंड ऑल्सो ही हैड अ ड्रीम ऑफ वर्ल्ड कॉन्क्वेस्ट, उसको विश्व विजेता बनने का
उसको एक कहते ना उसकी इच्छा थी, इसलिए भी वो टेरिटरी पे आक्रमण किया करता था। क्लियर? तो दिस वाज वेरी इंपॉर्टेंट। डेरियस वन, साइरस वन सबके बारे में याद रखिएगा। जर्जेस के बारे में मैंने बता दिया, ही एम्प्लॉयड इन हिज फोर्सेस अगेंस्ट ग्रीक्स, और किसको? ही एम्प्लॉयड इंडियंस, ही एम्प्लॉयड इंडियंस इन हिज फोर्सेस, जो मैंने अभी बताया। नाउ द वेरी इंपॉर्टेंट एंड लास्ट थिंग इज द लास्ट रूलर ऑफ दिस पर्टिकुलर टेरिटरी वाज डेरियस थ्री। एक्मेनियन डायनेस्टी का ये लास्ट रूलर था जिसके कंट्रोल में वो वाला पार्ट था जो डेरियस वन ने जीता था, इंडस के वेस्ट वाला। फिर इससे युद्ध होता है, अभी हम पढ़ेंगे आगे, अलेक्जेंडर का। अलेक्जेंडर जो मैसिडोनिया का था, उसके और इसके बीच में युद्ध होता है, मैसिडोनियन। इन दोनों में एक वॉर होता है। ये वॉर ये वॉर अर्बेला में हुआ था, बैटल ऑफ अर्बेला कहते हैं इसको। 331 बीसी अगर हम आज से जोड़े तो ये वॉर हुआ था, और ये एग्जैक्टली जगह कहाँ है? इराक। तो यू शुड कीप दिस पर्टिकुलर थिंग इन माइंड। The last ruler who controlled the northwest part of India and the last Persian ruler we can say he was Darius I. And when Alexander invaded India, so firstly he actually defeated the Darius III. तो Darius III लास्ट वो राजा था जिसके हिस्से में ये था, और अक्मेनियन डायनेस्टी का था। अलेक्जेंडर ने Darius III से युद्ध लड़ा, and this battle was mainly fought in an area which is now falls under the category of Kurdistan. ये कुर्दिस्तान के रियल में है। कुर्दिस्तान इज मेनली इन इराक। तो इराक के कुर्दिस्तान क्षेत्र में अर्बेला करके एक जगह है, वहां ये युद्ध लड़ा गया। देयरफॉर दिस इज नोन एज बैटल ऑफ अर्बेला। इसीलिए इस युद्ध को क्या बोलते हैं? बैटल ऑफ अर्बेला। एंड दिस वाज मेनली फॉट बिटवीन द डेरियस III who headed the Iranian Persian forces and between the Macedonian forces which was headed by the Alexander. And finally in this battle Alexander destroyed the armies of Darius III, and he actually decisively defeated the Darius III. And finally the northwest territory which is situated towards the west of the Indus, that was passed into the hands of Alexander, and now that territory came under the domain of the Alexander. और finally Alexander ने आक्रमण करना, उस एरिया को कंट्रोल करना शुरू किया। He made this particular area as his base and further he campaigned. तो प्लीज याद रखिएगा ये पूरा बैटल ऑफ अर्बेला के बारे में, डेरियस III को हरा के जो अलेक्जेंडर ने अपने कब्जे में किया था। एक और चीज मैं बता दूं, वो जो डेरियस जो हम कहते हैं जो डेरियस I ने हराया था, उसका नाम था पुष्कर सराइन। पुष्कर सराइन या पुष्कर शक्ति, पुष्कर सराइन, या उसको पुष्कर शक्ति भी कहते हैं, पुष्कर शक्ति। ये वो नॉर्थ वेस्ट में राजा था उस समय जिसको हराया था डेरियस I ने। कब? 516 में, डेरियस I। तो ये कुछ फैक्ट्स हैं जो आप याद रख सकते हैं फॉर प्रीलिम पॉइंट ऑफ व्यू। मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से यू शुड कीप सम पॉइंट्स, 2 or 3 points regarding Darius I, Xerxes, and also about the battle of Arbela and the reasons because of which they invaded from northwest part and the reasons for their invasion. Now one last and most important thing is, what was the impact actually of this Persian invasion? Whenever we discuss about any battle, so 2 things we should keep in our mind. First, the reasons for the invasion, and the next one, what was the impact or significance of the battle. तो इतना इंपॉर्टेंट ये जो युद्ध लड़ा गया, आखिर इसका क्या इंपॉर्टेंस रहा इंडियन हिस्ट्री में? Why we have actually studied this particular battle? हिस्ट्री में हर चीज किसी ना किसी एक सिग्निफिकेंस वाली होती है, तो क्या सिग्निफिकेंस रहा इसका? चलिए एक एक करके देखते हैं। देखिए, कभी भी कोई सिग्निफिकेंस अगर आप पढ़ें तो 3 से 4 कीवर्ड्स होने चाहिए, क्योंकि ये तो अब हर बैटल तो अब शुरू हो जाएंगे हिस्ट्री में, कई सारे बैटल्स पढ़ेंगे हम लोग, तो उनके जो इंपैक्ट्स या सिग्निफिकेंस जो होते हैं वो कुछ हम कीवर्ड्स में बांट लेते हैं। What are these keywords? The first is political कोई significance हुआ क्या? Economical कोई significance हुआ क्या? Social कोई significance हुआ क्या? Art and architecture में कोई significance हुआ क्या? Culture में कोई significance हुआ क्या? Literature, language एंड एनी अदर, ये बाद में देखेंगे। ये जो हर एक में किसी में कोई स्पेशल चीज हो या कुछ और हो, बट मेनली व्हेनेवर यू डिस्कस अबाउट या व्हेनेवर वी डिस्कस अबाउट और यू थिंक अबाउट द इंपैक्ट और सिग्निफिकेंस ऑफ एनी पर्टिकुलर इवेंट और बैटल, सो दीज पर्टिकुलर थिंग्स या अराउंड दीज ओनली योर आंसर शुड बी ओरिएंटेड। और हमेशा इफ वी हैव दीज पर्टिकुलर कीवर्ड, दैट मींस वी हैव अ बेस फॉर आवर आंसर।
जैसे मैं अगर देखो कि इस युद्ध से पॉलिटिक्स में क्या फर्क पड़ा, इकोनॉमिक लाइफ में क्या फर्क पड़ा, ऐसे ही देखना है। देखिए कितना आसान हो जाएगा आंसर बनाना। याद रखिएगा, इंस्टेड ऑफ preparing answer of a particular topic, try to think about or try to learn about the particular base on which all the answers can be framed, and this is your base। ये याद रखिएगा। जैसे एग्जांपल लेते हैं पॉलिटी। देखिए मैं बताता हूं आपको, जब आपको मैसेडोनियन इन्वेजन पढ़ाऊंगा या और भी कोई इन्वेजन फॉरेन वाला पढ़ाऊंगा, आप अपने आप सारे आंसर बना लेंगे। ये आपको पता चल जाएगा कैसे हमें वो इंपैक्ट देखना है। And now we have discussed the Persian invasion. On the basis of this particular information only, देखते हैं हम लोग कि कैसे आंसर दे पाते हैं। देखते हैं तो पॉलिटी। देखो पॉलिटी में क्या हुआ, फर्स्ट चेंज, the northwest part of India was now, or especially you can write the northwest part of India, which mainly included the area which is situated west of the Indus, that now particularly went into the hands of Achaemenian rulers। सबसे पहला पॉलिटिकल डेवलपमेंट कि जो हिस्सा इंडस के वेस्ट में था, जहां नेटिव हमारे रूलर्स थे, अब वहां एक फॉरेन रूलर का कब्जा हो गया, which was Darius I and which belonged to the Achaemenian dynasty। So that means we can say there was the political change in that particular territory। ये पॉलिटिकल इंपैक्ट हुआ। एक और पॉलिटिकल इंपैक्ट बोल सकते हैं, it mainly give us an idea about the unification of the states। It exposed actually the rivalry or conflict of the petty principalities। उस क्षेत्र में जो छोटे छोटे प्रिंसिपालिटीज थी, उनमें जो डिसयूनिटी थी, इस आइडिया को उन्होंने एक्सपोज कर दिया दुनिया के सामने। क्योंकि जैसे ही ये राजा आया, अब उस समय चीजें लिखी जाती थी, माउथ पब्लिसिटी से पहुंचाई जाती थी, तो क्या बातें पहुंची दुनिया के दूसरे हिस्सों में कि यहाँ छोटी छोटी प्रिंसिपालिटीज हैं विच कुड बी इजीली डिफीटेड। तो ये एक आइडिया, ये हमारी जो ये उस डिसयूनिटी थी वो एक्सपोज हो गई। उसी का फायदा बाद में अलेक्जेंडर ने लिया। This was the second impact। The third one is the long empire or large territory of the Achaemenian kingdom that gave us an idea about the unification of India। एक बहुत बड़ा एम्पायर जब यहाँ आया और उन्होंने देखा और आक्रमण किया, तो लोगों में एक कहते हैं ना फेथ या एक डिस्कशन का इश्यू बन गया कि ये जो Achaemenian डायनेस्टी से इन्हें इन्वेड किया है, ये बहुत बड़ी डायनेस्टी है। So why we cannot have this particular long dynasty। जैसी एक बहुत बड़ा यूनिफाइड डायनेस्टी इनकी है, एक यूनिफाइड एम्पायर है, ऐसा हमारे यहाँ क्यों नहीं हो सकता। सो इट गेव अस एन आइडिया अबाउट द यूनिफिकेशन ऑफ ऑल दीज टेरिटरी एंड फॉर्मेशन ऑफ अ स्ट्रॉन्ग एम्पायर, जो कि बना बाद में मौर्यन एम्पायर के फॉर्म में। सो तीन तो मैंने बोल दिया आपको पॉलिटी। अब देखते हैं जरा इकोनॉमिकल कुछ हुआ क्या। देखिए कोई भी बैटल होता है तो सेना जब आपस में लड़ती है, तो जाहिर सी बात है इधर का जो वॉर वेपन्स होगा, इधर का जो अटायर कपड़ा होगा, इधर का जो भी कि जैसे कैवलरी हो गया, है ना, जो भी इधर के एनिमल्स मींस ऑफ कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल करते हो, वो और ये दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं। इससे कल्चरल एक्सचेंज भी होता है कि उनका अटायर हम अडॉप्ट कर ले, है ना। जैसे ब्रिटिश यहाँ काफी समय तक राज किया, लेकिन फिर भी आज हम उनका अटायर पहनते हैं, उनके द्वारा यहाँ इंट्रोड्यूस की गई चीजें पहनते हैं। और धीरे धीरे एक बार किसी चीज की आदत लगती है तो फिर आपको हमेशा वही कंपनी या वही ब्रांड या फिर वही पर्टिकुलर टाइप का कपड़ा चाहिए, और वो फिर वहां से आएगा तो ट्रेड एस्टेब्लिश हो जाएगा। तो ड्यू टू वॉर ऑलवेज दिस इज अ यूनिक थिंग एंड यू कैन ऐड इन योर all answers that trade was flourished between these two countries, and especially for a long time, that was 200 years from this particular time to that, the trade was flourished between Indo and Iranian। So along with the cultural exchanges, trade was also flourished। चाहे वो मैसिडोनियन का हो आगे या आगे भी हम कहीं देखें, कोई भी आक्रमण होगा, ये आप कॉमन पॉइंट लिख सकते हैं, trade was flourished। And if you corroborate this particular point with some objects of trade, that will give you an edge in answer writing। ये तो लिख दिया हमने कि यहां से ट्रेड फ्लरिश हुआ, पर कौन सी चीजों में एक दो लिख दीजिएगा। जैसे एक बहुत इंपॉर्टेंट बताऊं, पॉलिश्ड स्टोन कल्चर। स्टोन को पॉलिश करके और बहुत बढ़िया रूप देना और उसका डेकोरेटिव एजेंट की तरह इस्तेमाल करना, ये ईरानियन से इंडियन सीखे हैं। तो वी कैन से कि ये हम लिख सकते हैं डेकोरेटिव एजेंट या पॉलिश्ड स्टोन कल्चर वी लर्नड फ्रॉम द ईरानियंस। वहां के बहुत सारी चीजें यहां पर आ गई। एक और चीज इंपॉर्टेंट है, तो ये एक इंपैक्ट हो गया। हमने देखा इकोनॉमिकली ट्रेड वाज फ्लरिश्ड एंड मेनी थिंग्स वर एक्सचेंज्ड फ्रॉम इंडिया टू ईरान एंड ईरान टू इंडिया। सो देयर इट वाज ए काइंड ऑफ कल्चरल टाई अप। और इसमें कल्चर, जब एक दो अलग अलग देशों के अलग अलग रिलीजन के अलग अलग सेक्ट के लोग आपस में मिलते हैं, तो इससे कल्चरल एक्सचेंज होता है। उनका जो अटायर या फूड है वो ये वाले अडॉप्ट कर लेंगे, इनका अटायर जो है ये वाले अडॉप्ट कर लेंगे, और कल्चरल एक्सचेंज से धीरे धीरे ग्लोबलाइजेशन का जमाना आया। ठीक है, तो ये सब बेस है उसका। Now, social, was there any change in the social condition? Yeah, that is very important. The female persons, which were called Yavanis in Iranians, है ना, clear? तो वहां पर जो ईरानियन में कई सारी फीमेल्स थी, they were recruited in India as the bodyguards of the king।
अब जब महिलाएं अगर यहाँ बॉडीगार्ड्स की तरह इस्तेमाल की जाएंगी उस समय, मतलब यहाँ उनके में रिक्रूट किया जाएगा, तो उनके साथ उनकी फैमिलीज भी आएंगी. दैट मीन्स द इरानियन वेरियस इरानियन फैमिलीज वर सेटल्ड इनटू दिस पर्टिकुलर पार्ट. और जब ये इंडस का वेस्ट पार्ट उनके कब्जे में आया, तो वहां उन्होंने गवर्न करने के लिए अपने मिलिट्री मैन भेजे, कई सारे लोकल रिक्रूट किए. तो इससे सोसाइटी में एक मिक्स्ड रेस भी डेवलप हुई, और वी कैन से अ न्यू sect or a new people from another country were subsumed into the Indian society. So there was a change in the society that various foreign elements were introduced in the Indian society, especially the Iranians and the women which were recruited as the bodyguards for the king. So this was a social impact. हर चीज को अगर ऐसे समझोगे तो literally you will learn a very lot about the history. तो हमने देखा political, economical, social. Is there any change in art and architecture, or we have learned something from the Iranian? अच्छा, साइमल्टेनियसली वो भी हमसे सीखेंगे, बट वी आर डिस्कसिंग अबाउट द इंडियन हिस्ट्री, सो वी हैव टू लर्न अबाउट द इम्पैक्ट्स ऑन इंडिया ओनली. ओके, सो टू वे कम्युनिकेशन हम ज्यादा नहीं करेंगे, हम इंडिया के पर्सपेक्टिव में देखेंगे. आर्ट एंड आर्किटेक्चर में क्या हुआ, ये फ्यूचर में आपको पता चलेगा जब आप अशोक के बारे में पढ़ेंगे. तो विल डिस्कस अबाउट द अशोकन पिलर, वी विल डिस्कस अबाउट द अशोकन पिलर. ठीक है, यहाँ when we will discuss about the art and architecture, so through various pictures in art and architectures we'll learn in detail. So Ashokan pillars का अगर देखें तो they were divided into four parts like a round shaft form. In shaft form there was a base, above the base there was a capital like in lotus shaped or bell shaped. एक पिलर जो अशोक के होते हैं, जैसे सारनाथ वाला देखिए, तो उस पिलर के ऊपर जो कैपिटल होता है वो या तो लोटस शेप में होता है या बेल शेप में, घंटी के आकार में. तो लोटस शेप is the main characteristics of our India. That means it is the native characteristic. But the bell shaped capital that was taken from Iran. So we can see a influence in the art and architecture as well. That is the bell shaped capital. जो जैसे वो होते हैं ना मंदिर की घंटी, तो वैसा वाला जो ये पिलर के ऊपर बनाया, this is taken from Iran. So that is a Persian influence. So this is the influence in art and architecture. Then above this, abacus was there, which can be circular or which can be rectangular. And above the particular this particular abacus, we can see some animals. We can see some animals. Like अगर हम वाराणसी में देखें तो वहां 4 शेर बने हुए हैं. तो यहाँ पर जब भी कभी कोई एनिमल हो और उसके विंग्ड एनिमल हो, विंग मतलब पंख अगर उसके लगाया हो, तो विंग्ड एनिमल, दिस पर्टिकुलर फीचर इन आर्ट एंड आर्किटेक्चर also was also taken from the Iranian culture. So we can see two types of culture, art and architectural influence in the Indian art and architecture. The very first one is bell shaped capital, and the second one was very important, and that is winged animal on the pillars, especially in the Ashokan pillars. ठीक है, तो देखिए ये आर्ट एंड आर्किटेक्चर हो गया. क्या कोई लैंग्वेज में चेंज आया? बहुत इंपॉर्टेंट. उस समय यहां पर एक भाषा चलती थी ईरान के अंदर, अरेमिक. उसी से एक भाषा डिराइव हुई, खरोष्ठी. सो दिस खरोष्ठी वाज इंट्रोड्यूस्ड इनटू इंडिया. अच्छा, कोई भी फॉरेन वाला अगर यहाँ आएगा, लड़ेगा, बोलेगा, तो उसकी भाषा भी सीखेंगे. ठीक है, उसका जो लिखने का लैंग्वेज है वो भी सीखेंगे, जैसे इंग्लिश. अब इट इज डायरेक्टली रिजल्ट ऑफ द ब्रिटिशर्स, और हम ब्रिटिश इंग्लिश बोलने लगे हैं. अमेरिकन आते हैं तो हम अमेरिकन इंग्लिश बोलने लगते हैं. हमारे यहाँ तो स्कूलों में फ्रेंच भी सिखाई जाती है. ठीक है, रशियन सिखाई जाती है, क्योंकि हमारे ग्लोबलाइजेशन के जमाने में उनसे काफी अच्छे ट्रेड रिलेशंस हैं. तो ये क्या है, ये वही तो है कि दो आपस में ट्रेड करें या उनके बीच में इन्वेजन हो, उससे काफी कल्चरल और लैंग्वेज का एक्सचेंज होता है. सो दिस इज अनदर वेरी इंपॉर्टेंट influence on India, that through the Aramic language Kharoshthi was developed and that was introduced into India, and it has very much influence. As in future when we'll discuss about the Ashoka, who was the great Mauryan ruler, the son of Bindusar, Ashoka actually made many inscriptions. बहुत सारे रॉक इडक्ट्स, रॉयल आदेश लिखे हैं उसने. and in the northwestern part Specially, he also used that particular language, that is Kharoshthi language. तो अशोक ने अपने इंस्क्रिप्शन में इस भाषा का इस्तेमाल किया है. So it was directly an Iranian influence. Please याद रखिएगा. In this way, you can learn all the important influence of Iranian invasion on India. Clear? So there have some positive impact. There are some negative impacts also. Negative impact: our main territory that produces a huge resources that went into the hands of Iranian. और एक सबसे इंपॉर्टेंट इंपैक्ट और लिखिएगा, ये भी हम नेगेटिव ही कहेंगे. थ्रू द इरानियन, Alexander or Macedonian also came to know about the wealth of India, and they also knew about the political disunity and instability in the northwestern part. As a result of this, they also invaded India and conquered that particular territory. For first time, India's territory
came under the control of any European ruler. तो यूरोपियन रूलर कौन था? ग्रीक. और कौन? अलेक्जेंडर. तो फर्स्ट टाइम किसी यूरोपियन रूलर अलेक्जेंडर के हाथ में होगा. ये हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे पूरा अलेक्जेंडर का. In the similar manner as we have discussed today, who was Alexander? To which dynasty he belonged to? Why he invaded through northwest India? Reasons are same. Why he invaded India? Reasons are same, which we have discussed earlier in this lecture. Now, two important things which we have to discuss: his important campaigns, why he returned from India, and what was the impact of Alexander's raid in India. These three things we will discuss in the next session. So please go through this particular lecture. These are very important. Go through once, twice, and you can learn this particular thing and try to write the important keywords on your paper, like in economical manner. Or whenever you discuss about the impact, or whenever you think about the impact or significance, 3 to 4 keywords you should have in your mind. That is political impact, social impact, economical impact, art and architectural impact, and language and literature impact. Clear? So that's all for today. See you in the next lecture. Have a great day. Thank you so much.